चलिए वेलकम, स्वागत है आपको भारतीय कृषि में भाग 2। भारतीय कृषि का भाग 1 कल पढ़ लिए थे। आज भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे कृषि की विधियाँ, कृषि का प्रकार एवं और भी चीज़ें। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि कृषि है। कृषि इसलिए किसी भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास करके सिविल सेवा में या स्नातक स्तरीय एग्जाम में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के बारे में आप लोग नहीं जानेंगे तो फिर इस देश में रहना या किसान का पुत्र पुत्री होना बेकार है। जो भी चीज़ें हम लिखाएं हैं वो एक हमारे किसान जो गांव में हैं, पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन खेती करते हैं, और जिस विधि से खेती करते हैं, जिस तरीके से खेती करते हैं, उनको ये पता नहीं कि ये वैज्ञानिक तरीके से हम कर रहे हैं, लेकिन वो करते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है, कुछ नया चीज़ें नहीं है। अस्थायी कृषि या पर्माकल्चर, अस्थायी कृषि ठीक इसके उल्टा है। जो वर्तमान में हमारे किसान जो खेती करते हैं ये खेती है परंपरा से जो विकसित है। रसायन यूरिया हम लोग छिड़ते रहते हैं, ये है ना। अभी जैविक खेती बढ़ावा चल रहा है लेकिन अभी भी जैविक खेती उतना वृद्धि नहीं हुआ भारत में। तो एक धान कृषि पद्धति की प्रधानता है। क्या है, आप देखते होंगे आम तौर पे कि गेहूं लगाया किसान तो गेहूं ही लगाए हुए, उसमें कोई दूसरा चीज नहीं लगा। कई जो थोड़ा सा बौद्धिक रूप से विकसित किसान है वो क्या करते हैं, धान में ही राई छींट देते हैं, छींटते हैं ना, जौ भी लगा देते हैं। तो धान में राई छींट देना, जौ लगा भी डाल देना। हाँ सॉरी, धान में नहीं, गेहूं में। मास्टर है तुम लोग, इसका मतलब याद है। गेहूं में राई छींट देते हैं और जौ भी किनारे किनारे। जौ का दो उद्देश्य रहता है छींटने का, एक पशु को खिलाने के लिए और नहीं तो फिर उसका भी आटा होता है, पौष्टिक होता है। और आप लोग तो घर वाला जौ का आटा नहीं खाएंगे, लेकिन बाबा रामदेव का जरूर खाएंगे, खरीद के जाएंगे, पता नहीं वो शुद्ध है कि नहीं। तो एक धान कृषि पद्धति, यहाँ ये समझना है कि एक धान कृषि पद्धति प्रधानता मतलब एक फसल लगा सकता है, ठीक है। मृदा की लवणता में क्या होता है, वृद्धि होता है, क्योंकि एक फसल के दूसरे फसल के बीच में गैप हो जाता है। साथ ही हो सकता है कि गेहूं हम लगा रहे हैं तो गेहूं जो है मिट्टी की लवणता कम खींचता हो। अगर हम सरसों लगाते हैं उसी में जौ लगा दें तो लवणता अधिक खींचेगा। एक फसल आप लगाइएगा तो लवणता क्या हो जाएगा, उसका वृद्धि होगा। मल्च बनाने की प्रथा आप सब नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करेगा, मेड़ टाइप का खेत में से आरी टाइप का बना देगा, पानी को ऐसे टुकड़ा टुकड़ा कभी देखे हैं इस तरह से खेत में वैज्ञानिक तरीके से ऐसे ऐसे घेरेगा थोड़ा थोड़ा, उसको मल्च बोलते हैं। खेत में ये पता नहीं लगा होता है कि नहीं, हम लोग तरफ घेर देगा उसको मल्च बोलते हैं। तो इसमें नहीं है प्रथा। इसमें अगर कोई अपना रहा है तो समझिए कि उसको किसी ने बताया कि भाई ऐसे करो तो ज्यादा उत्पादन होगा, सिंचाई की कम आवश्यकता होगी, तो मल्च बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम लोग खेती कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है, नहीं होता है। मल्च नहीं बनाइएगा तो पानी जा रहा है, सिंचाई कर रहे हैं, कहीं ज्यादा पानी हो गया, कहीं कम, कहीं पहुंचा नहीं, और रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग करते हैं तो प्रकृति क्या होता है, प्रदूषित होता नहीं होता है, मिट्टी प्रदूषण हो जाएगा। उसके बाद अगर खेत का जल कोई जीव जंतु पी लिया, पक्षी पी लिया तो पीता करते हैं, मर जाता है, बगुला नजर नहीं आएगा, बहुत से कौवा मैने नजर नहीं आ रहे। इसका ये कारण है कि हम लोग खेत में रासायनिक पदार्थों का अधिक प्रयोग करते हैं। तो इस प्रथा में प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है और प्रकृति क्या होता है, प्रदूषित होता है। इसका ठीक उल्टा वैज्ञानिक विधि से जो कृषि करते हैं वो अस्थायी कृषि है। इसमें एक धान कृषि पद्धति क्या होता है, हतोत्साहित होता है, इसमें प्रधानता है, इसका मतलब इसमें प्रधानता नहीं है। मृदा की लवणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ पे प्रभाव ठीक उल्टा। मल्च बनाने की प्रथा है इसमें, और इसमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग और प्रदूषित किए बिना अधिकतम हम उपयोग कर सकते हैं, अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
तो अभी जो हमारे ब्लॉक में कृषि विभाग में बहुत किसान आते हैं और खेती यहाँ आके समझ बूझ के खेती करते हैं, समझना है खेती करने के लिए वो अग्रसर है। और जो परंपरा से चल रहा है, जैसे हल बैल से करते थे, थोड़ा सा परिवर्तन किए उन्होंने, हल बैल की जगह पर ट्रैक्टर ला, फिर भी परंपरा क्या है, यही है अभी भी। तो कृषि को समझने के लिए किसान के पास जाइए, नहीं तो बेहतर है खेत उत में घूमिए, देखिए, तब समझ में आएगा कृषि। गैर किताबी ज्ञान से कृषि समझ में नहीं आएगा, रट लेंगे ठीक है, लेकिन ज़्यादा समझने के लिए व्यवहारिक चीज़ें पे जरूर जाएं, आपको समझ में आएगा। किसान से पूछें, जैसे कृषि की विशेषताएं, कृषि की समस्याएं जो कल हमने बताया, क्या समस्याएं, किसान उस हमसे पूछेगा तो जो बताएंगे वही बातें होंगी, ठीक है। कृषि में शून्य जुताई क्या है, कृषि में शून्य जुताई, अभी किसान हम लोग तरफ अधिकांश किसान यही काम करते हैं, पिछले फसलों के अवशेषों को जलाए बिना नई फसल की बुआई संभव है। गेहूं कटा होगा तो जलाते नहीं है, धान का सीजन आया बोल दिया। किसी फसल का नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना उस फसल के बीज का सीधे रोपण संभव है। मोरी समझते हैं धान वाला, हाँ, धान वाला क्या है, बहुत से दो प्रकार का धान होता है। धान की रोपाई, धान की खेती दो पद्धति से होता है। एक क्या होता है कि डायरेक्ट बीज को खेत में छींट दिया और वो उसी खेत में बड़ा होते गया, धान हो गया। एक क्या होता है, नर्सरी बनाते हैं, पहले क्या करते हैं, मोरी पारते हैं, पता नहीं आप लोग क्या भाषा बोला जाता है, मोरी मतलब धान को छींट दिया, कितना बड़ा हुआ, उसके बाद कबाड़ा, अब फिर दूसरे खेत में जाकर रोपा, तो इसको बोलते हैं नर्सरी बनाना। क्लियर हो गया नर्सरी का मतलब। और एक होता है डायरेक्ट छींट दिया, उसको हम लोग तरफ बहुआ बोलता है, पता नहीं इधर क्या बोलता है। वो जो डायरेक्ट धान छींट दिया और धान का बिया छींट दिया और बड़ा होते जा रहा है, फिर काट दिया। समानता जहाँ जलीय क्षेत्र है, अधिक जल, ये किसान को अनुभव हो जाता है, यहाँ पे वर्षा आने के बाद जल भर जाएगा, तब वो नर्सरी का काम नहीं करता, सीधे छींट दिया और उसके बाद धान बड़ा हो गया। क्लियर हुआ? तो इसी को बोलते हैं शून्य जुताई। इसमें मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है शून्य जुताई में। खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बो दी, बहुआ जिसको हमने बोला। क्लियर है ना? यही है। चलिए, कृषि में फर्टिगेशन, कृषि में फर्टिगेशन का अर्थ क्या है? जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई किया जाता है। अगर मान लीजिए आप सिंचाई कर रहे हैं तो उर्वरक को छींटना नहीं है, जल में क्या करना, घोल देना और उसके बाद उसको पंप में डाल के पटाना। तो ये बृहद मात्रा में नहीं हो सकता, बागवानी टाइप का जो खेती करते हैं वही संभव है। लाभ क्या होगा कृषि में फर्टिगेशन का? लाभ क्या होगा? सिंचाई जल की क्षमता को क्या कर देगा, नियंत्रित करता है। पौधों के लिए बढ़ी हुई पोषक की मात्रा में सुलभ किया जा सकता है, क्योंकि जल में दीजिएगा तो आराम से जड़ के माध्यम से पहुंचता है। रासायनिक पोषकों के निक्षालन संभव है। तो ये जो चार पद्धति हमने बताया कृषि का विधियां, इसको बार बार रिवीजन करेंगे। भविष्य में अगर कोई एग्जाम आप देंगे, बीपीएससी भी है, पूछेगा यही से बता दे रहे, और गलती हुआ तो गए काम से, क्योंकि ये विधियां जो है ये किसान के बीच में कृषि को बढ़ावा देने का, और जो किसान हमारे करते हैं वही चीजें हमने दिखाया। चलिए लिखिए। चलिए हम कृषि के अगला विधियां में आते हैं। परितंत्र अनुकूली कृषि। परितंत्र अनुकूली कृषि किसको कहते हैं? जिसमें फसलों की विविधता हो, दलहनी फसलों की अधिकता हो, फसल सिंचाई की जरूरत के लिए एक मापक यंत्र हो, और कृषि ऊर्ध्वाधर रूप में हो। जिसमें आप पढ़े होंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पढ़े हैं ना? तो फसल की विविधता, सिंब आधिक्य का मतलब हुआ दलहनी फसलों की अधिकता। कैल्शियम मीटर का प्रयोग होता है,
कैसियोमीटर किस लिए प्रयोग करते हैं? ताकि ये पता चल पाए कि फसल सिंचाई की जरूरत है कि नहीं। क्लियर हो गया? और ऊर्ध्वाधर कृषि इसमें क्यों? क्योंकि कम भूमि तो अब कम है, दबाव है जनसंख्या का, तो कम भूमि में अधिक उत्पादन हो सके। ऊर्ध्वाधर कैसे? इसको बोलते हैं क्षैती, इसको बोलते हैं ये ना, अरे फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। वर्षा पोषित कृषि या बारानी कृषि, सिंचाई हेतु जल का एकमात्र स्रोत क्या है? वर्षा। जिस कृषि के लिए सिंचाई का एकमात्र स्रोत वर्षा जल होता है उसे हम बोलते हैं वर्षा पोषित कृषि या बारानी कृषि। ये मुख्यतः किधर होता है? पर्वतीय ढाल तरफ। शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि किसको कहते हैं? जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, जिस प्रदेश में या जिस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र हो उसे शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र जो है कैसा है? ये भी वर्षा पोषित कृषि है, मतलब सिंचाई के लिए हम किस पे आश्रित हैं? वर्षा पे। भारत का 1/3 भाग कृषि भूमि शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत आता है, समझ जाओ। सबसे अधिक भारत में कृषि भूमि क्षेत्र कैसा है? शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र। क्लियर हो गया ना? आर्द्र भूमि कृषि किसको कहते हैं? जहाँ वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से अधिक हो, और यह भी आर्द्र भूमि भी सिंचाई के लिए किस पर आश्रित है? कृत्रिम या वर्षा? वर्षा पे। यह भी वर्षा पोषित कृषि है। चलिए लिखिए। चलिए आगे आते हैं, कुछ नहीं है। मिश्रित कृषि या खेती किसको कहते हैं? जिसमें पशुपालन और फसल लगा, मिश्रित कृषि कहते हैं। क्लियर हो गया ना? पशुपालन एवं सस मतलब होता है फसल उत्पादन एक साथ आप करते हैं, उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। कई दूसरे में ये ऑप्शन में नहीं रहा तो ये रहेगा, कई तरह के फसलें उगाना तथा पशुपालन करना, इसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। अब हस्तांतरित कृषि या झूम कृषि या झूमी कृषि, तीनों एक ही बात है। यह कृषि का प्राचीन विधि है, पाषाण काल से, यानी नव पाषाण काल से ही यह विधि चलते आ रहा है। नव पाषाण काल में या प्राचीन काल में कृषि का विधियाँ कैसा था? झूम कृषि होता था। यहाँ पर्वत पे यहाँ किया, फिर यहाँ से अगले साल वहाँ किया, फिर अगले साल वहाँ किया, अगले साल वहाँ किया, यानी भूमि जहाँ नम, क्योंकि एक बार कृषि करेगा तो भूमि में जो नम है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, फिर तो अगला साल नहीं करेगा, फिर नमी आएगी भूमि में तब करेगा। तो जगह जगह घूम घूम के करता था, उसको बोलते हैं हस्तांतरित कृषि या झूम कृषि। ये प्राचीन काल की कृषि का विधियाँ हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलता है। उसके पहले पाषाण युग में देखने को मिलता है, पाषाण में, नव पाषाण काल में, ठीक है। यह पर्वतीय क्षेत्र के ढलान में किया जा सकता है, अभी भी होता है। पर्वतीय क्षेत्र के ढलान में जो कृषि होता है, ये तो वो बताए थे, एक ये, इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। झूम कृषि का 3 विधियां हैं, प्रणाली है, कर्तन, दहन और पैडा। पूछेगा पैडा क्या है? हस्तांतरित कृषि या झूम कृषि। दहन हस्तांतरित कृषि या झूम कृषि। कर्तन क्लियर हो गया? प्रणाली है। जीविका पार्विक कृषि, गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि, एक ही हुआ। गहन कृषि तुम ही बता रही थी ना, अभी जब पूछे थे कुछ देर पहले, देख लो ये है गहन कृषि। कृषि का आधार क्या है गहन कृषि का? मानसून पर निर्भरता, यानी जो हम लोग करते हैं बस वही है ये। मानसून पर निर्भरता, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर, रासायनिक खाद नहीं प्रयोग करते हैं। अब तो करता है कुछ किसान जो पूंजी में कमजोर होता है क्या करेगा? रोप दिया, बेचारा बैठा है, यार वर्षा होगा, हो जाएगा भगवान भरोसे, यही है। पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर, यानी मौसम पर्यावरण का, जैसा तापमान, आर्द्रता, जलवायु, ये हो गया, वो सब एक शब्द में पर्यावरणीय परिस्थितियाँ कहते हैं। परंपरागत साधनों का प्रयोग, क्या परंपरागत साधन में बताओ क्या? कृषि में परंपरागत साधन बताओ। हल बैल, फाल, चौकी, सब क्या है? कुदाल, हसुआ, खुरपी,
ये सब परंपरागत साधन है कृषि का। प्रकृति पर निर्भर हुई बात हुआ मानव संसाधनों का अधिक प्रयोग, क्योंकि हल बैल खुरपी हसुआ से धान काटोगे, गेहूँ काटोगे तो मानव बल का तो प्रयोग होगा ही। विशेषताएं क्या है? न्यूनतम भूमि पर अधिकतम उपज प्राप्त करना। इस प्रकार का कृषि का मुख्य उद्देश्य या मुख्य विशेषताएं यह है कि कम भूमि में अधिक पैदावार हो। यह कृषि परिवार के लिए या कृषि परिवार के भरण पोषण के लिए किया जाता है, खिलाने पिलाने के लिए, दवा दारू जिसको बोलते हो, शिक्षा, ठीक है। इसमें खाद्यान्न फसल की क्या होता है? प्रधानता। गैर खाद्य फसल भी लोग लगाते हैं, लेकिन प्रधानता किसका है? खाद्यान्न फसल का गेहूँ, धान, दलहन, तिलहन, ठीक है। इसमें श्रम उत्पादकता कम है, मतलब क्या? श्रम उत्पादकता कम मतलब कि हम मानव बल अधिक लगा रहे हैं, उसकी तुलना में उत्पादन कम हो रहा है। 5 आदमी मिलके काम कर रहा है और 5 आदमी उत्पादन होना चाहिए 5 मन, 5 आदमी काम किया तो 5 मन, हो रहा है 3 मन, तो श्रम उत्पादकता कम हुआ ना। यहाँ ये समझना, इसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। किसको? जीविकोपार्जन कृषि को। विश्व एवं भारत का लगभग 50% जनसंख्या किस कृषि पर निर्भर है? गहन कृषि पर। और भारत में सबसे अधिक कृषि किस प्रकार की कृषि होता है? सूक्ष्म कृषि का। पूछेगा सबसे अधिक भारत के कुल भूमि का सबसे अधिक कृषि किस प्रकार का होता है? और निर्भर हम सबसे अधिक किस पे हैं? गहन कृषि। क्लियर है ना दोनों में अंतर? एग्जाम में क्या पूछेगा तो क्या मानना है? चलिए लिखिए। चलिए इसमें क्या नया रहा ही बता दीजिए जो आप नहीं जानते हैं। नाम सुने होंगे, विधिवत रूप से नहीं जानते हैं। विस्तृत कृषि किसको कहते हैं? बड़े आकार वाले जोतों में होता है। बड़ा बड़ा किसान जो है जिनको 10 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर से अधिक जमीन, विस्तृत कृषि। और जो छोटा किसान है, सीमांत लघुकर छोटा जोत वाला बताए थे ना, सीमांत जोत, तो वो करता है जीविकोपार्जन कृषि, ठीक है, इसके पहले, ठीक है। और विस्तृत कृषि बड़े आकार वाले जोतों में होता है। आधुनिक तकनीक एवं यंत्रों की सहायता से ही विस्तृत कृषि हो गया। आधुनिक यंत्रों और तकनीक मतलब ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब देखे हो, यही होता है। मानव बल का खपत क्या होगा इसमें? जब ट्रैक्टर लगा दोगे तो कम नहीं होगा, थ्रेसर लगा दोगे, काटने वाला मशीन, तो मानव बल कम लगेगा। प्रति व्यक्ति उत्पादन मात्रा क्या होगा? नहीं होगा, कम व्यक्ति काम किया, अनाज ज़्यादा आ रहा है। विस्तृत कृषि। वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि किसको कहते हैं? अभी बैगन का सीजन नहीं रहेगा तो भी बैगन मिल रहा है, फूलगोभी मिल रहा है, इसी को वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। यानी हम कृषि कार्य बाजार की मांग के आधार पर करते हैं। वाणिज्यिक कृषि उसे कहते हैं जब हम बाजार की मांग के आधार पर कृषि करते हैं। आप देखते होंगे कि सबका एक सीजन होता है, गोभी का, आलू का, टमाटर का, लेकिन आप देखिएगा अब पिछले 5 साल से या 10 साल से हमेशा लाले टमाटर मिलेगा आपको, फूलगोभी मिलते रहे। ये समझ जाइए वाणिज्यिक कृषि है। और गलती से मत खाइए आप लोग। क्यों? क्या प्रयोग हो रहा है? क्योंकि किसान वाणिज्यिक कृषि अपना अधिकतम लाभ के लिए करता है, तो वो चाहेगा कि 1 महीना फूलगोभी तैयार हो, इसके लिए क्या करेगा? रासायनिक उर्वरकों को भारी मात्रा में प्रयोग करेगा, कीटनाशक भी प्रयोग करेगा, कहीं कीट ना लग जाए तो रासायनिक कीट प्रयोग कर रहा है। तो हम लोग खाएंगे तो स्वास्थ्य पर तो हानिकारक, भले एकदम लाल लाल टमाटर नजर आता है, गोल गोल बैगन, लेकिन खाने में उतना अच्छा नहीं लगता होगा। जो हमारा परंपरागत फसल से जो पौधे से जो बैगन पहले गांव में जो होता था, उसका नहीं कहता स्वाद जिसको बोलते, अंतर है, नहीं अंतर है, अंतर क्यों? क्योंकि कम समय में हम लोग इसको उत्पादन करना है। अब समझिए इसको, वाणिज्यिक कृषि या कृषि बाजार की मांग पर आधारित है। बाजार की मांग, बाजार में मांग है लाल टमाटर लगा रहा है, भंटा बैगन गोल का, तो वो ठीक है। इसमें अधिक उत्पादन पर क्या है?
बल, किसान अधिक उत्पादन पर बल देता है, जितना होगा हम उतना लाभ कमा लेते हैं। इसमें कृषि निवेश लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है, पूंजी जो आप लगाते हैं लाभ के ध्यान में रखकर। क्लियर है ना? तो सेहत मतलब नहीं, लाभ अधिक पैसा हो जाए। उपयोग क्या करते हैं? HYVP बीज, हाइब्रिड नहीं कहता है गांव में किसान सुने, हाइब्रिड, जल्दी लगाया जल्दी हो गया। और क्या? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। क्लियर है ना? समझ रही हो? नहीं तो नहीं समझेगी पूछेगी, नहीं कि टमटम जैसा पढ़ेगी। टमटम देखे हो तो इस तरह नहीं पढ़ना, चलिए जैसे टमटम नहीं करो। संरक्षण कृषि या खेती किसको कहते हैं? कभी नहीं पूछेगी, सब समझ जाती है। पूछ देंगे किसी दिन कि समझी कि नहीं। संरक्षण कृषि या खेती किसको कहते हैं? न्यूनतम जोत को अपनाना। इसमें न्यूनतम जोत, न्यूनतम क्षेत्र में, इसके लिए बड़ा जोत की जरूरत नहीं, कम क्षेत्र में हो जाएगा। कैसा कृषि? संरक्षण कृषि या खेती कम जोत, एकदम कम से कम, 1 कट्ठा में, हाफ 10 दूर में भी हो जाता है। मृदा धरातल को ढकने के लिए क्या करते हो? फसल अवशिष्ट का उपयोग करते हो। अगर मिट्टी ठीक नहीं है, पथरीला मिट्टी है, लेकिन करना है तो फसल अवशिष्ट को ढक दिया, उसके बाद पौधा लगाया, बीज छींट दिया। ये सब झारखंड तरफ देखने को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। स्थानिक और कालिक मतलब, स्थानिक मतलब अरे स्थान के आधार पे और समय के आधार पे ही बीज बोता है। देखता है किसान, अनुभव कर लेता है कि ये क्षेत्र में घर के किनारे में धान होगा, जहाँ तुम्हारा घर है, अरे जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ धान होगा? नहीं होगा। होगा, मुड़ी कर रहे हो, कैसे होगा? होगा ही नहीं। घर के किनारे वाला खेत जिसको भिट्ठा या गोहरा कहते हैं, उसमें धान नहीं होता, उसमें आलू सब्जी तब्जी होता है। इसको बोलते हैं स्थानिक एवं कालिक। स्थानिक का मतलब क्षेत्र स्थान के आधार पे, कालिक मतलब समय के ऋतु के आधार पे फसल आवर्तन को अपनाना। समय और क्षेत्र के आधार पे हम फसल लगाते हैं इस कृषि में या खेती में। बगानी या बागाती या रोपण कृषि, एक ही बात हुआ। यह एक प्रकार का कैसा है? वाणिज्यिक कृषि का रूप है। बगान एवं कृषि फार्मों में खेती की जाती है। बगान देखे होगा में, बगान कृषि फार्म ढक के दम बनाता है बढ़िया से, वही है। और क्या वही है? बगानी और बागाती और रोपण कृषि है। बगान उन्नत बीज एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, ढक देता है एकदम, उसमें सारा चीज रहता है। तो क्या क्या बता रहा है? आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग। अधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से व्यापक क्षेत्र में की जाती है। पूंजी तो अधिक लगेगा ही, बनाने नहीं लगेगा, कैसे हो जाएगा? लगेगा। तो इस प्रकार के कृषि में कौन कौन सा फसल आप करते हैं? रबर, नारियल, काजू, चाय, कॉफी, केला, ये सब आदि, ये सब जो है बगानी बागाती रोपण कृषि कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? चलो लिखो। जैविक कृषि, ये तो सुने होंगे, ठेठ में समझो। जैविक कृषि किसको कहते हैं? रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक। रासायनिक उर्वरक किसको बोलते हैं? यूरिया, पोटास, सब DAP सब नाम सुने हो? इसके स्थान पे वर्मी कंपोस्ट या गाय का गोबर, ये सब नाम सुने हो? इसको प्रयोग करके खेती करना बराबर जैविक। क्लियर हो गया? ठेठ में ही है जैविक खेती। रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक के स्थान पे वर्मी कंपोस्ट, जैविक जीव जंतु या गाय का गोबर वगैरह प्रयोग करना खेती कार्य में, उसे जैविक खेती करते हैं। बस ठेठ में ही जाना। जैविक कृषि का अभिप्राय क्या है? इस पद्धति में, अभिप्राय मतलब होता है परिभाषा, इस पद्धति में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के स्थान पे माइक्रोबियल पोषक तत्व का प्रयोग। माइक्रोबियल पोषक तत्व कौन कौन है? शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइक्रोईजा, ये सबको माइक्रोबियल पोषक तत्व कहा जाता है। इसके स्थान पे इसको
उसको प्रयोग करना। क्लियर हो गया? जैविक खेती। जैविक कृषि का विकास पहली बार 10वीं पंचवर्षीय योजना में जैविक कृषि को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना का प्रारंभ किया गया। तो इसी के तहत भारत का प्रथम पूर्ण जैविक कृषि राज्य कौन बना? सिक्किम। पूर्ण पहला भी है, पूर्ण भी है। ठीक है, कृषि जैविक राज्य। क्रियान्वित संस्था जैविक खेती को बढ़ावा कौन दे रहा है? कौन सी संस्था है जो बढ़ावा दे रहा है? नोडल संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं सहकारिता विभाग। क्लियर हो गया? मंत्रालय में लिखे हैं, क्या लिखे हैं? विभाग लिखे हैं, ध्यान रखना। लिख देगा मंत्रालय तो गए काम से, सही नहीं होगा। तो विभाग और मंत्रालय में अंतर है। ठीक है, मंत्रालय का उपभाग है विभाग। ठीक है, एक मंत्रालय में कई विभाग हो सकते हैं, छोटा छोटा उसका यहाँ विभाग ध्यान रखना। तब गोबर खाद कंपोस्ट, इसमें वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मिश्रित फसल। मिश्रित फसल लगाना भी जैविक खेती को बताता है। क्यों? अगर हम गेहूं में दलहन बो दें तो दलहन का काम क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है ना काम उसका, कि नहीं है? तो हमको अन्य रासायनिक खाद प्रयोग नहीं करना पड़ेगा जिसमें नाइट्रोजन अधिक है। मिश्रित कृषि में अगर हम दलहन का प्रयोग करें तो दलहन का काम क्या है? नाइट्रोजन उपलब्ध कराना। पशु अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट मतलब पशु का अन्न, बथान उथान पे गोबर तो है ही, दिन भर में देखते हो बथान पे गिराता है, हंस रही हो। हाँ, फसलों एवं सब्जियों का अपशिष्ट, घर में जो फसल और सब्जी है बचता है, आलू छीलते हो छिलका या गोभी का ये कुंडी, इधर उधर नाली मत फेंको, खेत में फेंक दो। हाँ, जैव कीटनाशक, क्राइसोपा क्या है? जैव कीटनाशक है। क्राइसोपा जो है जैव कीटनाशक है। लाभ या गुण, खाद्य पदार्थों में अधिक पोषक तत्व नहीं होगा, रासायनिक के जगह पर ये प्रयोग होगा तो पोषक तत्व होगा ना, तो कोई बीमारी तो नहीं होगा, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। पोषक तत्व अधिक, जैविक खेती का जो फसल है उसमें पोषक तत्व अधिक होता है, पोषक तत्व अधिक होगा स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक होगा। सस्ती कृषि पद्धति है, घर में सबको किसान को गोबर ओबर है नहीं है, ये सब किसान के घर में नहीं, आम लोगों के घर में भी मिल जाता है। तो सस्ती कृषि पद्धति, कम निवेश पर अधिक बल है। कम निवेश कीजिएगा तो अधिक आपको उत्पादन हो सकता है। मृदा की उर्वरता शक्ति क्या है? मृदा का बना रहेगा, क्योंकि रासायनिक की जगह पे भी प्रयोग करेंगे तो उर्वरता शक्ति बना रहेगा। पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा। अगर आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो जीव जंतु उस पानी को पीता है या हवा के माध्यम से फैलता है, लेकिन ये इसको प्रयोग कीजिएगा तो पानी भी दूषित नहीं होगा, जीव जंतु पिएगा तो मरेगा भी नहीं। भूमि के जल धारण क्षमता क्या हो जाता है? वृद्धि होती है। सीमा या हानि क्या है? छोटे एवं सीमांत किसान इसे नहीं अपनाते हैं। क्यों नहीं अपनाते हैं? क्योंकि छोटे या सीमांत किसान को जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। रोपा 1 महीना में हो जाए तो 1 महीना, क्योंकि उसको बेचारा का जीविका का उपार्जन तो कृषि ही है, तो वो इसको नहीं अपनाता। बड़े किसान अपना सकता है, छोटा किसान को अधिक उत्पादन चाहिए, कम समय में चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? जैविक कृषि और जैविक खेती। क्लियर हुआ? गाल पे हाथ रखी हो, ज़्यादा पूजा की हो इसीलिए। चलो लिखो। चलिए कृषि में हम आते हैं जल कृषि। जल कृषि का अभिप्राय क्या है? जलीय जीवों का पालन, जलीय जीवों का संवर्धन, जलीय जीवों का उपभोग। ठीक है, वो हम जल कृषि का, जलीय जीवों का पालन, जलीय जीवों का संवर्धन और जलीय जीवों का उपभोग, ये जल कृषि का लाभ। इसमें किस प्रकार का कृषि? शैवाल कृषि, झींगा कृषि, मोतियों की खेती, शंख कृषि, ये शामिल है। क्लियर हो गया? जल कृषि का क्षेत्र समुद्र, नदी, झील, झरना, तालाब, इसी क्षेत्र में होता है जल कृषि। जल कृषि का भाग नहीं है मत्स्य पालन, झींगा लिख दीजिए, मत्स्य पालन जल कृषि का भाग नहीं है। क्लियर है ना? इसीलिए
उभयचर प्राणी, उभयचर प्राणी किसको कहते हैं? जो जल और स्थल दोनों में रहता है उभयचर प्राणी। तो मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ ये तीनों जल कृषि का भाग नहीं होगा। एक्वापोनिक कृषि, एक्वापोनिक कृषि एक टैंक है, टैंक है और टैंक में पौधा भी लगा दिया अब मछली भी पाल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया ना? एक टैंक में पौधा भी लगा दिया और मछली भी पाल रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्वापोनिक कृषि। प्रकृति जैसे पौधों को उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन भी किया जाता है। क्लियर हो गया? इस प्रकार का खेती एक टैंक का निर्माण कर किया जाता है। क्लियर हो गया? इसमें भूमि के अंदर उगने वाली फसल एवं सब्जियों की खेती नहीं होती है। इसमें वह पौधा लगाया जाता है जो भूमि के अंदर जो आप लगाते हो वो नहीं, वैसा पौधा जो भूमि के अंदर नहीं, दूसरे प्रकार का। क्लियर है ना? लाभ, उर्वरकों की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मछली भी पला रहा तो मछली उसको उर्वरक के रूप में काम करता है और जल का कम उपयोग, क्योंकि टैंक में आप पालन कर रहे हैं तो जल का कम उपयोग लाभ होगा। समुद्री शैवाल कृषि किसको कहते हैं? यह एक समुद्री वनस्पति है। समुद्री शैवाल कृषि एक प्रकार का समुद्री वनस्पति है। क्लोरेला, सब लोग को ये फैक्ट याद होगा। क्लोरेला, क्लोरेला क्या है? क्लोरेला एक शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्री जाता है अंतरिक्ष में तो उसका केबिन होता है, केबिन का हौज में उसको लगा देता है और उसी को खाता है, तो उससे क्या होता है? उसको भोजन मिलता है, तो उतना दिन जो है लंबे दिन तक अंतरिक्ष में रहता है तो बचा रहता है। क्लियर हो गया ना? तो पूछेगा कि अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त में प्राप्त करता है क्लोरेला नामक शैवाल। क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग कौन करता है? तो अंतरिक्ष यात्री कैबिन के हौज में उगाकर। कैबिन देखे हो एरोप्लेन में? चले एरोप्लेन पे मैं चलता हूँ। ठीक है। क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। पूछेगा समुद्री शैवाल कृषि किस क्षेत्र में होता है? कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप क्षेत्र में। वो लक्षद्वीप क्षेत्र में कौन बोला? कौन बोला लक्षद्वीप? पढ़ा चुके हैं। प्राकृतिक भूगोल को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए फिर हमको बहुत पीछे जाना होगा। कॉपिंग देखेगा। उपयोग या लाभ, ईंधन यानी समुद्री शैवाल का उपयोग हम किस लिए करते हैं? ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं, कैंसर के इलाज के रूप के लिए भी ये समुद्री शैवाल उपयोग होता है, उर्वरक के रूप में भी, और सौंदर्य प्रसाधन जो आप लोग श्रृंगार करते हैं, लिपस्टिक वगैरह जो भी लगाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी आप समुद्री शैवाल कृषि का उपयोग कर सकते हैं। सहकारी कृषि का किसको कहते हैं? गांव का लोग आपस में मिलकर एक संगठन बनाता है और कृषि कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं? सहकारी कृषि। अपना अपना भूमि पे। पैक्स समिति देखे हो? पैक्स सर, अरे पैक्स देखे हो भाई? तो क्या है? सहकारी कृषि है। अपना धान उपजाता तो कहाँ देता है? पैक्स में देता है ना। और पैक्स में देने का उसका उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को करवाना, ये है ना। व्यक्ति आपस में मिलकर व्यवसायिक संगठन बनाकर अपनी भूमि पर क्या करता है? सब अपनी अपनी भूमि पर कृषि करता है। व्यवसाय संगठन मतलब पैक्स जो है, पैक्स का चुनाव होता होगा, पैक्स अध्यक्ष होगा आप लोग के पंचायत में, पता लगाइए। ये है सहकारी कृषि। क्लियर है? यह बाजार की मांग एवं पूर्ति पर आधारित है। क्योंकि धान जितना खाने के लिए उपजाया, धान जितना खाने के लिए रख लिया, बाकी पैक्स को दे देता है। तो ये मतलब है कि बाजार की मांग और पूर्ति पर आधारित है। इसमें कृषक के साथ साथ कृषि मजदूर एवं भूमिहीन भी शामिल होते हैं। पता है ना? पैक्स में आप धान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो गैर रैयत का भी धान लेता है पैक्स, पता है कि नहीं? इसीलिए वही चीज़ पढ़ा है जो आपके गांव में आपके पास है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, कभी आपने ध्यान नहीं दिया ये है क्या। इससे कृषि निर्यात को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। चलिए देखिए, कुछ नहीं है। चलिए अब कृषि की विधियां में हम लोग देखते हैं संविदा कृषि। संविदा कृषि में सीधा किसान जो है कोई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, समझौता करवाता है, और कंपनी जो है उसको अग्रिम में जितना पैसा किसान मांगता है उसको दे देता है। और कंपनी कहता है कि आप हम जो कहेंगे अपनी भूमि पर आप उस अनुसार खेती करेंगे।
यानी कंपनी किसान को क्या कहता है कि जो लेना है ले लीजिए, और एक एग्रीमेंट होता है 1 साल 2 साल 4 5 साल जो उतना एग्रीमेंट, और मेरे अनुसार खेती कीजिए। कौन कर रहा है? कंपनी। किसको? किसान। उसको क्या बोलते हैं? संविदा कृषि। और उसमें जितना चीज लगेगा, चाहे यंत्र जुताई के लिए, बुआई के लिए, उर्वरक के लिए, उसमें पूंजी सब कौन देगा? कंपनी देगा, किसान नहीं। और किसान जो है अपने लाभ के लिए, अपने लिए वो खेती नहीं करेगा, किसके लिए करेगा? कंपनी के लिए। इसको बोलते हैं संविदा कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंग्लिश में। इसमें कृषक एवं कंपनी के बीच क्या होता है? समझौता होता है। कृषक अपनी भूमि पर कृषि कार्य एवं फसल का उत्पादन किसके लिए कर रहा है? कंपनी के लिए। इसमें कृषक अपनी भूमि पर कृषि कार्य अपने लिए नहीं करता, क्योंकि पैसा तो पहले ले लिया है एग्रीमेंट करके, अपने लिए क्यों करेगा? उसके लिए कृषक को बीज, तकनीक, उर्वरक, परिवहन, बीज संसाधन सब कौन उपलब्ध कराएगा? कंपनी कराएगा। क्लियर हो गया? संविदा कृषि। शस्यावर्तन या फसल चक्र किसको कहते हैं? परिभाषा: किसी भूमि पर फसलों को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार अदल बदल कर फसल लगाना, वो क्या कहलाता है? शस्यावर्तन या फसल चक्र। जैसे गेहूं लगाए, धान लगाए, फिर कोई और अदल बदल कर। लेकिन इसमें कहता है कि इस विधि में 2 अनाज वाली फसलों के मध्य एक फलीदार फसल लगाई जाती है। जब 2 अनाज वाले फसल के बीच में एक फलीदार फसल लगाया जा रहा है, तब वो क्या कहलाएगा? फसल चक्र। क्लियर हो गया ना? तो हम लोग अदल बदल के लगाते हैं, लेकिन बीच में फलीदार नहीं लगाते हैं। गेहूं लगाए तो फिर कुछ नहीं लगाए, फिर धान बीच में लगाना चाहिए। लेकिन गांव में हम लोग तरफ क्या करता है? फलीदार तो नहीं लगाता है, लेकिन गेहूं और धान की बुआई के बीच मूंग लगा देगा। लगाता है मनोज? हाँ, आप लोग की तरफ भी होता है, तो समझ जाइए कि इसी का रूप है। लेकिन कह रहा है कि इसका सही परिभाषा ये है कि इस विधि में 2 अनाज वाली फसलों के मध्य एक क्या होना? फलीदार फसल उगाया जाना। ट्रक फार्मिंग किसको है? ट्रक टाइप का बना दिया, उसी पे सब्जी, फूल और फलों की खेती, ट्रक फार्मिंग। क्लियर हो गया? ट्रक फार्मिंग किसको कहते हैं? सब्जियां, फूलों, फलों की खेती करने की विधि ट्रक फार्मिंग कहलाता है। इस प्रकार की खेती सबसे अधिक भारत में बहुत कम होता है। ये रहा आपको भारतीय कृषि में कृषि का प्रकार यानी विधियां। कितना विधियां था? 23। अब आज मूल्यांकन कर लीजिए कि आप कितने विधियां पहले जानते थे, और सब वही विधियां, वही प्रकार बताएं जो हमारे किसान करते हैं। लेकिन हम लोग को भूगोल के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से नहीं पता कि ये कौन सी विधि है, या कृषि विभाग के अनुसार नहीं पता। आज पता हो गया। तो ये भारत का कृषि में, भारतीय कृषि में कृषि का प्रकार या विधियाँ, इसको जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे फिर दोबारा, ऐसा नहीं कि आप कॉपी लिए, लिख लिए और जाके बैठ के क्या सीधा क्या करना है? अगरबत्ती दिखाए है सरस्वती माँ जल्दी याद हो जाए तो गयो काम से। बार बार इसे देखेंगे। और आज प्रीवियस ईयर बीपीएससी का, उत्तर प्रदेश का, IAS का उलट के बनाइए तो आज बनेगा। आज आराम से आप बना लेंगे। कल तक तो अगर आप बनाते होंगे तुक्का, नहीं तो फिर वो रट लिए होंगे आंसरवा चोरी से देख के, वो चाहिए तो उस अनुसार से सही होता होगा। आज आपको 100% बीपीएससी का जो पूछा है, और बीपीएससी का जो आप पैटर्न चेंज किया, आप जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, संभव नहीं है, आप नहीं बना पाएंगे। अब तो उछल गया लॉलीपॉप फैक्ट वाला जमाना, ठीक है, गया। तो इसको लिखिए। भारत में खेती का वैज्ञानिक नाम आप लोग जानते हैं। इस समय तो आप लोग मास्टर होंगे, हमको पता है नहीं? इस समय तो मास्टर हैं, इसमें मन लग रहा होगा। पहले वाला नहीं मन लग रहा होगा, क्या पढ़ा रहे सर। लेकिन पता चलेगा जब क्वेश्चन पूछेगा, प्रीवियस ईयर बनाइएगा, तब पता चलेगा पिछला का मान, क्योंकि ये तो आप जानते हैं। इसीलिए सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। अब यहाँ मोरिकल्चर, रेशम कीट शहतूत उगाना, यहाँ पालना, यहाँ उगाना। यहाँ उगाना है, यहाँ क्या है? पालना है। दोनों में ये अंतर है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन।
फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, पोमीकल्चर फलों का उत्पादन, यहाँ फ्लोरी होगा, फल से फ्लोरी, फूल से फूल, पोमी फलों का उत्पादन, ओलरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, फिशिकल्चर मछली पालन, मत्स्य नहीं है, क्या लिखल है, ध्यान रखना, मत्स्य पालन और मछली पालन अंतर है। मछली पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एरोपोनिक्स हवा में पौधा उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधा उगाना, मतलब मृदा रहित कृषि यानी मिट्टी की जरूरत नहीं, तो हाइड्रोपोनिक्स कृषि, ठीक है। हरित खेती किसको कहते हैं, जैविक खेती और बागवानी जिसमें किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हरित खेती। तो जैविक खेती और बागवानी दोनों को मिला के क्या कहलाएगा, हरित खेती। तो ये था आज का क्लास में आपका कृषि की विधियां और खेती का वैज्ञानिक नाम। अगले क्लास का इंतजार कीजिए, इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, घर में जाइएगा तो एक बार जरूर देखिएगा, ऐसा ना कि आप रख दीजिएगा। रिवीजन तुरंत अभी क्लास किया, घर में जाके 1-2 घंटा बाद अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो 50% आपके दिमाग में बातें आ जाएगी। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ लिए बाद में पढ़ेंगे, पीछे से आ रहे हैं ये सब प्रवृत्तियाँ, पीछे से जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। आधा घंटा इसमें टाइम जरूर देखिए, उसके बाद इसको जरूर रिवीजन कीजिए। तो आज का क्लास यहीं तक, कल का क्लास का इंतजार कीजिए, अगले वीडियो का जो यूट्यूब पे देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।